नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। इंडियन पॉलिटी में आज हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय। इससे पहले वाली क्लास में हमने उच्चतम न्यायालय पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था। जल्दबाजी में कभी गलती मत कर देना। उच्च और उच्चतम थोड़े से आपको समान आवर्ती के लगेंगे, तो जल्दबाजी में गलती मत करना। यहाँ नाम लिखा है इस तरह का, तो थोड़ा दोबारा उसको देख लेना कि भाई उच्च लिखा हुआ है या उच्चतम लिखा है। थोड़ी सी गलती यहाँ पर जल्दबाजी में हो जाती है, इसलिए पहले बता रहा हूँ। उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। संविधान का कौन सा भाग बात करता है? भाग 6। संविधान के भाग 6 में उच्च न्यायालय के बारे में बात करी गई है, और अनुच्छेद आपसे पूछे तो आप बताएंगे 214 से 231। ये हमारे अनुच्छेद है जो हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा एक वर्ग याद रखिएगा। क्लियर? तो ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब थोड़ी बातें पुरानी बातों में देख लेते हैं कि क्या कब पहली स्थापना वगैरह हुई। पूछने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। CBM ऐसा याद कर लो। 1862 में जब अंग्रेज़ों का राज था, उस समय हमारे देश में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर। कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से याद रखो, मॉडर्न हिस्ट्री में तो अलग बात है। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई, और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय 11 प्रांतों में हाई कोर्ट थे। इतिहास के बारे में तो पृष्ठभूमि देख रहे हैं, ज़्यादा इधर से कुछ हेडेक नहीं। अब देखो, अनुच्छेद 214 जो है 214 जो है वो कहता है, संविधान का अनुच्छेद 214 ये कहता है प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 214। जब हमने संविधान बनाया तो हमने संविधान में जब हाई कोर्ट वाली व्यवस्था रखी तो हमने तय किया कि भाई हर राज्य में एक उसका हाई कोर्ट होगा। लेकिन हमें कुछ दिनों बाद लगा कि यार ऐसा हो सकता है कि छोटे राज्य हैं, तो उनमें क्यों ना हम उनको दो तीन को मिलाकर उनका एक हाई कोर्ट कर दें। ऐसी बात क्योंकि लगा कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। हाई कोर्ट बनाना इतना आसान काम थोड़ी। जजों की नियुक्ति है, उनका पेमेंट है, प्रोसेस है, बिल्डिंग है, पूरा एक सिस्टम चाहिए होता है। और जगह अगर मान लो जो जिसके लिए बना रहे हैं वो इतना है ही नहीं, तो फिर उसको क्यों बनाया जाए। तो फिर लगा कि ऐसा करते हैं, एक नया संविधान संशोधन करते हैं। क्योंकि आर्टिकल 214 क्या क्या बोलता था? प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। अब जो आपने नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट नहीं है, कुछ का मिला करके बनाया हुआ है। तो एक 7वां संविधान संशोधन करना पड़ा। थोड़ा सा याद रख लीजिए, मैंने आपको जब संविधान संशोधन की लिस्ट लिखाई थी वहाँ पर मैंने नहीं लिखाया। ठीक है, तो 7वें संविधान संशोधन से कहा था एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 214 को हम फॉलो करें, एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। और अभी संविधान संशोधनों की बात से मुझे थोड़ा सा याद आया, जो हमने संविधान संशोधन के वीडियो में देखा था, मैंने वहाँ GST का शायद गलती से 2016 बोल दिया होगा। 101वां संविधान संशोधन था ना। हमारे एक विद्यार्थी ने मुझे बताया कि आपने वहाँ 116 बोल दिया था, तो उसे आप थोड़ा 117 याद रखें। GST संविधान संशोधन हमने पढ़ा था। संविधान संशोधनों की जहाँ लिस्ट पढ़ी थी हमने, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़े थे शुरू में, वहाँ मैंने गलती से GST का 2016 बोल दिया होगा, उसे आप 2017 मान लें। ठीक है, कई बार मुँह से निकल जाता चीज़ें, थोड़ी इधर उधर हो जाती है। तो 2017 आप याद रखें, उसको 2016 ना रखें। जिसको पता है उसको ठीक है, अगर मान लो कोई अनभिज्ञ है तो ध्यान रख ले कि GST का जो कानून है, GST वाला संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन था GST का, इसका वर्ष 2017 कर ले। मैंने गलती से वहाँ शायद 2016 बोल दिया है, माफ़ी चाहता हूँ। उसे 2017 आप कर लें, कहीं आपसे भी ये गलती किसी एग्ज़ाम में ना हो जाए। मिलान करने वाले सवालों में ऐसी चीज़ें होती है, तो 2017 GST को कर लें। यहाँ अभी ये संविधान संशोधन आने से मुझे याद आया। तो 214 आर्टिकल क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन हमने
1956 में 1956 में एक संविधान संशोधन किया और तय किया कि एक से अधिक राज्यों के लिए भी हाई कोर्ट हो सकता है। मतलब 214 को कम्प्लीटली फॉलो करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमने संविधान संशोधन करके बात को अपने काबू में लिया। ठीक है, थोड़ा ये लिख लो इस चीज़ को। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, 2013 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की स्थापना की गई। क्लियर, बात को आपको समझ में आ रहा है? ये हमने जो है हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। अभी जो तेलंगाना बना है उसके लिए भी आप अभी तो एक ही हाई कोर्ट से काम चला रहे थे, लेकिन आने वाले दिनों में तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का अपना अलग अलग हाई कोर्ट होगा। तेलंगाना का तो हैदराबाद में ही है, तो उनका जो पहले वाला था वही रहेगा। आंध्र प्रदेश जो नया हुआ उसकी राजधानी अलग होगी। 3 राजधानियाँ उन्होंने बनाई है। तो भारत का एकमात्र राज्य जिसने अपनी 3 राजधानियाँ बनाई, तो वहाँ उनमें 3 में से एक जगह वो अपना हाई कोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अब कभी एग्जाम में आए तो देख लेना कि जो बाकी के हैं उसमें एक हैदराबाद भी एक ऐड करके आपका आंध्र प्रदेश का भी एक हाई कोर्ट अलग से ऐड करके रखना। थोड़ा सा अपडेट रहिएगा, है ना। ये चीज़ें अपडेट वाली चीज़ें हैं, डेली अखबार से आपको मिल जाती है। अखबार पढ़ा करो, करंट अफेयर की किताबों से जुड़ो, एक मैगजीन लाया करो, तो आपको चीज़ें ठीक हो जाएगी। 2013 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। कोई नहीं पूछने वाला, आप तो याद रखिए। दिल्ली एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है, इसको थोड़ा सा याद रखें। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना अलग हाई कोर्ट है वह है दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली का अपना हाई कोर्ट। अब देखिए, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ना, मैंने कहा ना प्रत्येक राज्य में एक तो होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन से हमने ये भी कह दिया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 2-3 राज्यों को मिला करके उनका एक हाई कोर्ट बना दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आसाम का जो हाई कोर्ट है ना गुवाहाटी, वो नागालैंड राज्य के मामले भी देखता है, मिजोरम के भी देखता है और अरुणाचल के भी देखता है। ठीक है, तो ये आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के भी आप क्या करेंगे, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के साथ में याद कर लेंगे। अमन नाम से याद कर लो। किस नाम से कर लो? अमन नाम से याद कर लो, अमन। गुवाहाटी हाई कोर्ट यानी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इन 4 राज्यों के। अब देखो, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बहुत छोटे छोटे स्टेट है, तो इनका भी काम क्या करवा दिया, इनको भी हमने असम वाले हाई कोर्ट को इनकी जिम्मेदारी दे दी, जो गुवाहाटी के अंदर है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों के, मतलब इन 4 राज्यों का एक हाई कोर्ट बनाया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का अलग हाई कोर्ट नहीं है, नागालैंड का अपना अलग हाई कोर्ट नहीं। कोई आपसे पूछे कि बताओ नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, नहीं बताने की जरूरत है, वो असम वाले के अंदर है। ठीक है, अब देखो बॉम्बे हाई कोर्ट, और हाई कोर्टों के भी अपने नाम हैं। ये मुंबई हाई कोर्ट नहीं हो सकता। आपने मुंबई शहर का नाम चेंज किया, हाई कोर्ट का नाम थोड़ी चेंज किया है। इसे आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट ही कहेंगे। अब इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये बॉम्बे हाई कोर्ट, इसको मुंबई हाई कोर्ट मत कर देना आप, या महाराष्ट्र हाई कोर्ट मत कर देना, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। ठीक है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट किस किस के मामले देखता है भाई? महाराष्ट्र में है तो मेन तो महाराष्ट्र का देखेगा, साथ में गोवा के भी मामले बॉम्बे हाई कोर्ट देखता है, और 2 यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली और दमन दीव, अब दोनों को एक कर दिया है तो आप एक ही बताओगे। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि बॉम्बे हाई कोर्ट 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मामले देखता है। 2+1 आप याद रख सकते हैं इसके अंदर। बॉम्बे हाई कोर्ट 2 तो राज्य, MH मतलब महाराष्ट्र और गोवा, और ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव, अब इनको वर्तमान में एक कर दिया गया है। तो मतलब इनके जो मामले हैं वो कुल मिलाकर आप समझिए कि ये जो नाम लिखे हुए हैं इनके मामले अब बॉम्बे हाई कोर्ट देखता है। महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, याद रखिएगा दादरा नगर हवेली और दमन दीव क्या हो गए हैं, इन दोनों को विलय करके एक बना दिया गया। पंजाब हाई कोर्ट, ये चंडीगढ़, ये जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों के मामले थे। चंडीगढ़ आपका यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। पंजाब और हरियाणा का अपना हाई कोर्ट नहीं है।
इवन हरियाणा की अपनी राजधानी भी नहीं है, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों के मामले कौन देखता है? पंजाब हाई कोर्ट देखता है। मद्रास हाई कोर्ट जो है वो तमिलनाडु के मामले तो देखेगा ही देखेगा, साथ में एक यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी के भी मामले देखता है। पुदुचेरी दिल्ली से किस मामले में समान है, किस मामले में अलग है? तो समान किस मामले में है? पुदुचेरी में भी विधानसभा है, दिल्ली में भी विधानसभा है, लेकिन अलग किस मामले में है? पुदुचेरी का अपना हाई कोर्ट नहीं है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट। थोड़ी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करते जाइए। मद्रास हाई कोर्ट समझ में आया? दो स्टेट, दो याद रखेंगे, एक तो स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी है। कलकत्ता हाई कोर्ट, अब कोलकाता हाई कोर्ट मत कर देना, उस शहर का नाम बदला, हाई कोर्ट अभी भी वही है। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों के मामले कौन देखता है? कलकत्ता हाई कोर्ट देखता है। केरला हाई कोर्ट, ये केरल के देखता है, और लक्षद्वीप, केरल और लक्षद्वीप दो के देखता है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह चीज़ों को याद रखिएगा। सिक्किम हाई कोर्ट अपना अकेला ही है, सिक्किम का ही। समझ गए बात को? तो एक तो आसाम वाला याद रखोगे जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर कर लेता है अपने साथ। आसाम हाई कोर्ट नॉर्थ ईस्ट को कवर कर लेता है, ठीक है। चलिए, जिसमें 4 आ जाते हैं असम के, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, और असम खुद है। इसका मतलब त्रिपुरा का अपना खुद का हाई कोर्ट है, बिल्कुल है। मणिपुर का अपना खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है। चलो, ये तो हमने कुछ फैक्ट याद रखें, बहुत मुश्किल है, यहाँ से सवाल मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़े से हमको याद रखें। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया देखते हैं। कुछ खास नहीं, हमने पहले ऑलरेडी हम पहले जो जहाँ सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा ना, वैसा ही प्रक्रिया यहाँ पर है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति द्वारा। वन लाइनर तो क्या है? राष्ट्रपति। गलती क्या करते हैं नए नए बच्चे होते हैं, वो राज्यपाल लिख देते हैं। उनको लगता है भाई राष्ट्रपति तो सुप्रीम कोर्ट वाली कर रहा है, तो इधर हमारे राज्य में तो फिर राज्यपाल ही करेगा, तो वो सबसे बड़ी गलती तो वो करते हैं। राष्ट्रपति करना है, यहाँ फिसलन बता रहा हूँ, मोड़ है भयंकर, गिर जाओगे। यहाँ राज्यपाल नहीं हो सकता। यहाँ कौन करेगा? हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, मतलब सिग्नेचर राष्ट्रपति के ही होंगे। प्रोसेस आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वही रहने वाली, ठीक है। देखिए क्या होती है। सीजीआई मतलब भारत का चीफ जस्टिस, अभी सीजीआई हाई कोर्ट वाला मत करना, फिलहाल भारत के चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश के परामर्श, सीजीआई प्लस सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, उनकी सलाह पर 2 तो वो हो जाए। देखो वहाँ वैसे 4 होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने होते हैं? वैसे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। सीजीआई प्लस 4 होते हैं। वो किस में होते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करनी होती है तब। अगर किसी राज्य में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी, आज ही राजस्थान में न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, 5 न्यायाधीश मिले नए, और एक बनाया सीजीआई, मतलब राजस्थान में 6 जजों की एंट्री होने वाली है, ठीक है। तो वो आज, अभी मैं आपको अंत में बताऊंगा, करंट अफेयर से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आज बनाए गए हैं, मतलब आज 12 अक्टूबर है, आज के अखबार में कल बनाए गए हैं, तो आपके एग्ज़ाम में तो शायद पेपर में नहीं होगा, क्योंकि पेपर छप चुके होंगे। इवन मैं समझता हूँ कि खूब सारा लाखों में प्रिंट भी निकल चुके होंगे। तो अब मुझे लगता नहीं कि आज के अखबार में जो न्यूज़ आई है वो पेपर में आएगी, लेकिन आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है पेपर आगे खिसक जाए, ऐसी दुआ नहीं करते, पर क्या पता हो जाए। तो न्यूज़ आपको हमेशा अखबार पढ़ना चाहिए, वहाँ से अपडेट रहनी चाहिए। प्रोसेस समझते हैं कैसे उनकी नियुक्ति होती है। भाई हमने एक लाइनर में बोल दिया कि राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति अपने मन से ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति खुद जो भी मन में आए वैसा कर देगा। प्रोसेस होगी। क्या प्रोसेस होगी? सीजीआई जो होगा वो 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ कंसल्ट करेगा। तो वो तो 3 तो हो गए केंद्र वाले, इसके साथ ही संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा हाईकोर्ट के सीजे से भी परामर्श करता है। यानी कि जिस हाईकोर्ट में आप उन जजों की नियुक्ति करने जा रहे हो, उस हाईकोर्ट का जो सीजे होगा, चीफ जस्टिस होगा, उसका भी परामर्श करते हैं। तो 3 तो हो गए वहाँ सुप्रीम कोर्ट से, एक हो गया जिस हाईकोर्ट से आप जिस हाईकोर्ट में जजों को लगाने जा रहे हो वहाँ, और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श होता है। ये 5 लोगों का एक समूह बन जाता है। थोड़ा सा याद रखिएगा, मेनली तो ये याद करोगे, इनको परामर्श के साथ में फिर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। विधि आयोग के मार्फत ये पूरी रिपोर्ट आती है, प्रोसेस होती है। अब ध्यान रखना, शपथ कौन दिलाता है? शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये तो हमने समझा कि भाई हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ का मामला जब भी आए तो हम कहेंगे गवर्नर करता है। यहाँ गलती मत करना। कुछ बच्चे दोनों गवर्नर ही याद कर लेते हैं, शपथ का तो गवर्नर याद रह जाता है, स्टेट का मामला है। राष्ट्रपति किस किस राज्य में जाते घूमेंगे कि सबको शपथ दिलाने, है ना। तो प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है। और क्यों करता है? क्योंकि हमारी न्यायपालिका एकीकृत है। हमारी न्यायपालिका ऐसा नहीं है टुकड़ों में बटी हुई है, एक स्तंभ है, ऊपर वाले स्तंभ पर सुप्रीम कोर्ट है, बीच वाले में हाई कोर्ट है, नीचे वाले में अधीनस्थ कोर्ट है। इसलिए हमारी न्यायपालिका एक खंबे के रूप में खड़ी है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है। शपथ कौन दिलाएगा? जरूर याद करिएगा, यहाँ से गलती हो सकती है। तो शपथ दिलाएगा राज्यपाल। योग्यताएं क्या होती है हाईकोर्ट जज की? याद कर लो, थोड़ी सी अलग है सुप्रीम कोर्ट जजों से। सुप्रीम कोर्ट जज में आपको 10 साल की वकालत चाहिए थी, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी हाईकोर्ट में 10 साल तक की वकालत की हो। या एक तो हो गई उसके समान, या 10 साल तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। मतलब जो लोअर कोर्ट है, जो सेशन कोर्ट है, जिला न्यायालय है, वहाँ पर कोई जो अब जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं आरजेएस के थ्रू जो बनते हैं, वैसे जज वो 10 साल तक वहाँ पर सर्विस उनकी रही हो, कम से कम, न्यूनतम है। ठीक है, प्रमोशन के जरिए। ये वाला जो है ना चीज़, ये प्रमोट होकर के जाते हैं, प्रमोशन आप इसे कह सकते हो। जैसे प्रमोशन होता है ना, वैसे ये तो प्रमोशन के जरिए अपनी सर्विस में डे बाय डे कितने पुराने आप हो गए हो उसके हिसाब से। पहली योग्यता ये है कि किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक की वकालत करियो, मतलब वकील कोटे से भी बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ही वकील कोटे से बनते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में हाल ही PS नरसिम्हा सर को जस्टिस बनाया गया वकील कोटे से, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट में कैसे? एक तो 10 साल वाली होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजों का एक्सपीरियंस था हाई कोर्ट के जजों वाला, वो 5 साल का था। लेकिन यहाँ पर लोअर कोर्ट के जज को लेंगे ना आप, तो यहाँ लोअर कोर्ट के जज का कितना एक्सपीरियंस है? 10 साल तक का। तो दो आपको योग्यताएं समझ में आई। क्या क्या समझ में आई? एक तो भाई याद रखेंगे कि 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत की हो और 10 साल तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। दो ही योग्यताएं हैं। सुप्रीम कोर्ट से कैसे अलग हुई? सुप्रीम कोर्ट में एक तीसरी योग्यता और थी। क्या योग्यता थी? प्रख्यात न्यायविद हो। राष्ट्रपति की नज़र में प्रख्यात न्यायविद, और ये प्रख्यात न्यायविद वाली योग्यता यहाँ नहीं है। मतलब कहने का, आपको अगर हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनना है, राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश अगर आपको बनना है, तो आपको या तो आप न्यायिक सेवा में ऑलरेडी हो, ठीक है, 10 साल आपको हो गया हो, या फिर आप ऐसे वकील हो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले, किसी भी राज्य में करो, ऐसे वकील हो जो आप 10 साल आपको प्रैक्टिस करते हुए हो गए, तब प्रख्यात न्यायविद वाली शर्त यहाँ पर, वाली योग्यता यहाँ पर काम नहीं करेगी। न्यूनतम उम्र का जिक्र यहाँ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं था। मतलब भारत के न्यायपालिका में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की कोई न्यूनतम योग्यता नहीं है। कार्यकाल कितना होता है जी? वहाँ होता था 65 वर्ष, यहाँ कितना है? 62 वर्ष। दोनों का एक थोड़ी रखेंगे, वहाँ भी तो जाना होता है, इसलिए 62 वर्ष। कितना? 62 वर्ष याद रखेंगे। हटाने की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट जज की पढ़ी थी ना, वही की वही यहाँ पढ़ लेना, तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जज की जो प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, संसद के द्वारा उसको हटाया जाएगा विशेष बहुमत से, है ना। राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा तो है नहीं कि मन से हटाएगा। प्रक्रिया किससे होगी? संसद के जरिए उसको हटाया जाएगा। अब देखते हैं इसके कार्य, पावर्स देखते हैं क्या क्या हाईकोर्ट के पावर है। सवाल इधर से ही ज़्यादा बनने की संभावना रहेगी। हाईकोर्ट की अधिकारिता मतलब उसके पावर्स। आरंभिक अधिकारिता, या आप कहो कि प्रारंभिक अधिकारिता। आरंभिक प्रारंभिक इनका मतलब क्या होता है? ऐसे केस जो सीधे कहाँ आएंगे? हाईकोर्ट आएंगे। ऐसे केस जो आपके छोटे वाले कोर्टों में नहीं जाएंगे, सीधे कहाँ जाएंगे? हाईकोर्ट में जाएंगे। वो कौन से केस है? विवाह और तलाक संबंधी। अगर आपको तलाक करवाना है तो सीधे आप हाईकोर्ट वाले में जाएंगे। वसीयत संबंधी विवाद होगा तो, कंपनियों के मामले होंगे वो, न्यायालय की अवमानना के मामले आदि, ये सीधे सुनवाई हाईकोर्ट में होती है। तो तलाक के मामले होते हैं ना, इनकी सुनवाई कहाँ होती है? हाईकोर्ट। अब देखो हाईकोर्ट कई बार क्या करता है, फैमिली कोर्ट में मामला भेज देता है, लेकिन एक बार आपको हाईकोर्ट में ही एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो विवाह, तलाक, वसीयत, कंपनी के मामले, न्यायालय की अवमानना, ये सीधे कहाँ सुने जाते हैं? हाईकोर्ट में सुने जाते हैं। तो ये हाईकोर्ट की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आएंगे।
सांसदों तथा विधायकों के चुनाव संबंधी विवाद। सांसदों तथा विधायकों के चुनाव संबंधी विवाद, दल बदल वाले देख रहे हैं अभी राजस्थान में चला था, बसपा के 6 एमएलए छोड़ करके कांग्रेस में विलय हो गए थे, तो उनका विवाद हाईकोर्ट में गया था। ठीक है, ऐसे राजस्व या राजस्व संग्रहण से संबंधित मामले, टैक्स कलेक्शन से संबंधित राजस्थान में जो भी मामले होंगे कहाँ जाएंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे। मूल अधिकारों के हनन से संबंधित मामले, वो रिट वाला है, आर्टिकल 226 के तहत आप याद रखेंगे। क्लियर। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भेजे गए मामले जिनमें संविधान की व्याख्या आवश्यक हो, मान लो आपके जिले वाले जो कोर्ट है उनको केस को देखते हुए ऐसा लगा कि ये केस बड़ा भयंकर है, इसमें कोई विशेष बात छुपी हुई है, संविधान की व्याख्या यहाँ पर करनी पड़ेगी, ऐसे मामले आ जाते हैं, तो वो मामले भी सीधे कहाँ जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ से कोई सवाल बना सकता है। इस बार आरपीएससी मुझे लग रहा है पेपर टफ बनाएगी। रीज़न ये है कि उन्होंने सिलेबस को काफ़ी स्पेसिफिक लिखा है, मतलब गुंजाइश नहीं छोड़ी आपके सामने आपको मतलब भ्रमित होने की, साफ साफ शब्दों में कोमा लगा लगा के आपके सामने उन्होंने सिलेबस को बनाया है। तो हो सकता है वो डिटेलिंग करके उस टॉपिक के डिटेल में जाकर के सवाल पूछ ले। क्लियर। कलकत्ता बॉम्बे इसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ तक याद करना है। ये कलकत्ता वाले जाने, वहाँ बॉम्बे वाले पीसीस देंगे वो जाने, हमको 5 नंबर तक ही याद करें। ठीक है, चलिए। अपीलीय अधिकारिता क्या होती है, दीवानी मामले, मतलब जो मारपीट से संबंधित नहीं हो, जो केवल पर्सनल मैटर्स हैं या अपने तो समझौतों से संबंधित हो, दीवानी मामले जो मारपीट से संबंधित नहीं हो। क्लियर। दीवानी मामले, इनमें प्रथम अपील व द्वितीय अपील दोनों की अधिकारिता। अपील के जरिए नॉर्मल सी बात है, 1 बाई 1 जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा, छोटे कोर्ट से फिर सेशन कोर्ट में गया, वहाँ से अपील, देखो तो दोनों प्रकार की अपील यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। प्रथम अपील क्या है, जिसमें तथ्यों का प्रश्न तथा विधि का प्रश्न दोनों निहित हो। तथ्यों का प्रश्न भी, मान लो सबूतों का, गवाहों का ऐसा कोई प्रश्न हो, सत्यापन संबंधी बात हो। अब ये चीज़ें वकीलों पर छोड़ दो, आपको इतना याद करना है कि प्रथम अपील द्वितीय अपील दोनों की अधिकारिता का मामला हो, कहाँ जाएगा, अपील के माध्यम से। अपील का नॉर्मल से याद रखो भाई, अपील का मतलब छोटे कोर्ट से गुड़ते गुड़ते वहाँ पर जाएगा। ठीक है। द्वितीय अपील जिसमें केवल विधि का प्रश्न निहित हो, मतलब अपील के जरिए जाएगा, ये बात ना भी याद करो तब भी चलेगा, केवल अपीलीय मामले में अपील से संबंधित जाएगा। आपराधिक मामले, थोड़ा सा इसको देख लो। यदि किसी को 7 साल या अधिक की सजा दी गई हो तो इसके लिए हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को 7 साल या उससे अधिक की सजा दी गई हो तब वो हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। आपराधिक मामलों में आपने किसी के साथ बहुत गलत किया, अपराध कर दिया आपने कोई, है ना, तो आपको 7 साल से अधिक की सजा हो सकती है। मृत्युदंड के सभी मामलों में हाईकोर्ट से पुष्टि करवाना आवश्यक है। मतलब अगर आपके सेशन कोर्ट के, आपके जो जिला का मुख्य न्यायाधीश, सत्र न्यायालय होता है, उसने अगर आपको फांसी की सज़ा दे दी, मृत्युदंड दे दिया, तो वो अकेला नहीं दे पाएगा, उसकी पुष्टि कहाँ से उसको करवानी पड़ेगी, हाईकोर्ट से उसकी पुष्टि होती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, याद करिएगा। मृत्युदंड के मतलब जब किसी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो डीजे होते हैं ना हमारे, वो ऐसा नहीं कि उन्होंने फांसी की सज़ा दी वो अपने आप से कुछ कर लेंगे, उनकी फांसी की सज़ा जब देते हैं तो वो हाईकोर्ट से एक बार रिव्यू कर जाती है, हाईकोर्ट से पुष्टि होकर उसकी आती है, तब वो सज़ा मानी जाती है। तो मृत्युदंड के मामलों में हाईकोर्ट की पुष्टि आवश्यक है। तो ये अपीलीय की तरह ही हुआ ना आपराधिक मामलों में। ठीक है। एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध खंडपीठ में अपील की जा सकती है। जैसे अभी आपके जो एग्जाम के अंदर होते हैं ना, बार बार किसी को बाहर निकाल दिया, किसी में कोई हुआ, तो ऐसा वो एकल पीठ, फिर खंडपीठ। खंडपीठ का मतलब एक से ज़्यादा 2 लोग बैठते हैं, डबल बेंच, डीबी बोलते हैं उसको। ठीक है। एकल पीठ एक ही न्यायाधीश बैठता है। तो एक न्यायाधीश ने फैसला दिया और आप संतुष्ट नहीं हो तो आप उसी हाईकोर्ट में क्या करोगे, डीबी में अपील कर दोगे, डबल बेंच में, खंडपीठ में अपील कर दो। ठीक है। चलिए, ऋण अधिकारिता, ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने मूल अधिकार पढ़े थे, तो हमने देखे थी हेबियस कॉर्पस, परमादेश, अधिकार परीक्षा, वो आप मूल अधिकारों वाले पार्ट में जाओ, 226 वाला पार्ट है। मूल अधिकारों के लिए भी कर सकते हैं, दूसरे किसी काम के लिए भी कर सकते हैं, मनाही नहीं। क्लियर। अभिलेखीय न्यायालय व न्यायालय की अवमानना, ये जैसा वहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था ना, कुछ वैसा ही यहाँ पर है। मतलब अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या, अभिलेख का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें तो दस्तावेज बन जाती है, उनको हम संजो के रखते हैं, उनको कानून की तरह मानते हैं। तो प्रत्येक हाईकोर्ट के जो डिसीजन होते हैं ना,
उस राज्य में, एटलीस्ट उस राज्य में, पूरे देश में होते हैं, एटलीस्ट उस राज्य में उनको अभिलेख की तरह माना जाएगा। उसके नीचे जो सभी राज्य जो न्यायालय आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, उनको कानून की तरह मानना होगा। और अगर कोई व्यक्ति उन्हें नहीं मानता है या हाईकोर्ट के बारे में अंडसंड गलत सलत लिखता है तो वो न्यायालय की अवमानना होगी। मानो हाईकोर्ट ने आपको उपस्थित होने के लिए कहा है किसी मामले में, आप नहीं गए, तो ये आप क्या कर रहे हो, हाईकोर्ट की अवमानना कर रहे हो। हाईकोर्ट ने कोई आदेश निकाल दिया कि आप ऐसा ऐसा करेंगे लेकिन आपने नहीं किया, ये क्या है, अवमानना। तो ये जैसे सुप्रीम कोर्ट के मामले में था वैसा ही हाईकोर्ट के मामले में है। मतलब अपनी अवमानना पर हाईकोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट दोनों को सजा देने का अधिकार है, आप उनकी बात मानोगे। ठीक है, चलिए। न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्वलोकन दोबारा देखना, मतलब यहाँ पर क्या है, हाईकोर्ट जो है वो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा पारित किए गए अधिनियमों की समीक्षा कर सकता है। मतलब हाईकोर्ट संसद के द्वारा पारित अधिनियमों को की भी समीक्षा कर सकता है और विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए अधिनियमों की भी समीक्षा कर सकता है। अधिनियम मतलब कानून। आप सोचोगे कि हाईकोर्ट तो राज्य वाले कानूनों की, राज्य की जो सरकार कानून बनाएगी, राज्य की विधानसभा जो कानून बनाएगी, केवल उन्हीं की समीक्षा करेगा, नहीं, हाईकोर्ट संसद वाले कानून की भी समीक्षा कर सकता है, राज्य वाले की तो कर ही सकता है। यहाँ आपसे गलती कराएगा, क्या लिखेगा सेंटेंस में, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय केवल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए अधिनियमों की समीक्षा कर सकता है, वो कथन गलत हो जाएगा। क्यों, दोनों की कर सकता है, याद रखिएगा। तो हाईकोर्ट के बारे में अचानक गलती होने वाले सवाल कौन से हैं? एक तो हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, आप सोचोगे राज्यपाल करता होगा, पहली गलती वहाँ होगी। दूसरी गलती यहाँ हो सकती है, आप सोचोगे कि हाईकोर्ट तो भाई स्टेट का है, तो स्टेट की जो सरकार कानून बनाएगी उसके खिलाफ ही जाएगा, लेकिन नहीं, हाईकोर्ट हमारी केंद्र सरकार और राज्य की सरकार दोनों के बनाए गए कानूनों पर ये अवलोकन कर सकता है, उनकी जांच, उनकी समीक्षा कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियम बना सकता है तथा उन पर नियंत्रण रखता है, समय समय पर निरीक्षण करता है। इसको आप पर्यवेक्षणीय अधिकार भी का, जो छोटे वाले कोर्ट होते हैं ना, उन पर ध्यान रखता है, उनके लिए नियम बनाते हैं। जैसे आरजेएस का पेपर होता है ना, राजस्थान जुडिशियल सर्विस, न्यायिक सेवा में जो पहली बार जज बनते हैं, उनकी नियुक्ति करनी है, उनके ट्रांसफ़र करने हैं, ये समय समय पर उनका निरीक्षण करना है, ये सारे काम कौन करता है, हाईकोर्ट करता है। क्लियर हुई बात। तो ये हमने हाईकोर्ट के बारे में देखा। अब अधीनस्थ न्यायालय हैं लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमको समय खर्च नहीं करना है, हम सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट को पढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट के बारे में हमने ये चीज़ें पढ़ी। अब देखो राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में देख लो। राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ है, पहली बात तो ये आपको याद करना है, जोधपुर। एक इसकी बेंच है, बेंच मतलब शाखा है, वो कहाँ है, जयपुर। तो राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ है, जोधपुर में है। बेंच कहाँ है, जयपुर में है। क्लियर। और इसमें कितने पद प्रस्तावित है, जजों के कितने पद प्रस्तावित हैं, ठीक है, ये हम कहेंगे 50 पदों की हमारे यहाँ पर प्रस्तावित है। लेकिन अभी वर्तमान में आज की तारीख में कितने हैं, अब देखो आपके अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो 22 कर देना, लेकिन एग्ज़ाम में अगर सवाल बन गया है तो वो निश्चित रूप से डिलीट होगा, क्योंकि 12 अक्टूबर को ही 5 जजों की नियुक्ति हो चुकी है, 5 नए जज बन चुके हैं। इसका मतलब अब जजों की संख्या कितनी हो गई है, 27 हो गई है। कितनी हो गई है, 27 हो गई है ना। 22 थे, 6 की नियुक्ति हुई आज, लेकिन एक जज साहब का रिटायरमेंट हो रहा है तो एक जा रहे हैं। तो अब आज की तारीख में अगर पूछें आपसे, अब कोई सवाल पूछे तो आप कितने जज बताओगे, 27। लेकिन पेपर पहले छप चुका है, थोड़ा सा याद करना। अगर पेपर में 27 ऑप्शन में लिखा हुआ है तब तो 27 कर देना, अगर 27 नहीं लिखा और 22 लिखा हो तो भाई 22 कर देना, या फिर उस सवाल को छोड़ के आ जाना, वो सवाल वैसे ही डिलीट होने वाला हो। तो हालांकि ऐसा सवाल देते नहीं है क्योंकि उनको पता होता है, पेपर बनाने वालों को भी हो सकता है कि नए जजों की नियुक्ति हो जाए, तो वो नहीं बनाते हैं। फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। प्रस्तावित पद कितने हैं हमारे पास, 50 है ना। और वर्तमान में कितने हैं, कितने पद है, 27। आज ही नियुक्ति हुई है, इससे पहले 22 पद थे। एक जज साहब का रिटायरमेंट हो रहा है तो बच्चे 21, 6 नए जोड़ दिए, आज 6 जज बनाए हैं। नाम बता दूं, सीजे कुरैशी, मतलब जिनको सीजीआई बनाया हमने, कुरैशी साहब है, उनको हमने क्या बनाया है,
कुरैशी साहब को मुख्य न्यायाधीश बनाया है। और बाकी 5 जज कौन से हैं? अनूप दंड, विनोद कुमार, सुरेश बंसल, फरजंद अली और मदन गोपाल, इन 5 लोगों को जज बनाया है। तो 6 लोगों की नियुक्ति हो रही है। अब राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सवाल अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे जस्टिस कुरैशी। पूरा नाम तो मुझे भी सही नहीं, वाई कुरैशी ऐसा कुछ नाम है, तो आप देखिएगा कुरैशी इनका सरनेम है। जस्टिस कुरैशी जो है वो अब राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। पहले इंद्रजीत महंती थे जो हमारे सीजे थे, लेकिन वो अब नहीं है। कौन है? जस्टिस कुरैशी है। थोड़ा सा याद रखिएगा, ये राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में आपको चीज़ें समझनी है। ठीक है, अब पहले कौन थे, बाद के कौन थे, ये फैक्चुअल चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लो। करंट अफेयर अपडेट रखोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमने हाईकोर्ट देखा, न्यायपालिका दोनों कंप्लीट हुई। छोटे वाले नहीं है, अब न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनरावलोकन है, वो कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। यही जो हम पढ़ रहे हैं ना, संसद के और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकता है, वही न्यायिक पुनरावलोकन। तो वो एक चैप्टर कराने की आवश्यकता नहीं है, इसी के अंदर हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हुआ। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।